अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करें होंगे दिन को बेहतर तरीके से। और हम आपके लिए लेकर आ गए सिलसिलेवार नावल कल्बे कायान एपिसोड 8, जिसको आपके लिए तहरीर करी है सीमा शाहिद। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। कायान सादी की पुरसोच नज़रें अरीना अलवी के चेहरे पर जमी हुई थीं। न सिर्फ बेबी सिटर बल्कि डे केयर, तुम्हारे पड़ोसी, दोस्त, अहबाब, जो भी परीसा के बारे में पूछेगा, परीसा की गुमशुदगी का कोई सॉलिड रीज़न देना ज़रूरी होगा, और बेहतर यही होगा कि सबको एक ही बात बताई जाए। कायान ने संजीदगी से कहा, मैं सबको कह दूंगी कि मेरी मसरूफियात की वजह से परीसा कुछ टाइम के लिए अपने चचा के घर रहने गई हुई है। अरीना ने सोच समझ कर अपना प्लान बताया। नो नहीं, ये झूठ बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है, और अगर परीसा को ट्रायल के दौरान ज़रा सी भी भनक पड़ गई और अगर प्रेस को ट्रायल के दौरान ज़रा सी भी भनक पड़ गई तो परीसा की गुमशुदगी सबके सामने आ सकती है, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। कायान ने नफ़ी में सर हिलाते हुए साफ इनकार किया। फिर अरीना अलवी ने बेचारगी से उसे देखा। अपनी बेबी सिटर और जो भी परीसा के बारे में पूछे उन्हें बता दो कि वो 1 महीने के लिए अपने नाना नानी के पास गई हुई है। किसी भी दूसरे मुल्क शहर का नाम ले लेना, जैसे दुबई या लंदन। लंदन ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो आंखें सुकेड़ता हुआ बोला, मेरे वालिद का तो इंतकाल हो चुका है। वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो उनकी वफ़ात के बारे में तो प्रेस मीडिया सभी जानते हैं। और मम्मी? वो रुकी। मम्मी को कैंसर है, वो इलाज के लिए आजकल लंदन में ही है। वो उदासी से बोली, बस तो फिर अब परीसा अपनी नानी के पास लंदन विजिट पर गई है। ये हमारी कवर स्टोरी होगी और दैट्स फाइन है। कायान सादी अटल लहजे में बोलते हुए खड़ा हुआ। अब मैं अपना सामान अनपैक करके कुछ देर आराम करूँगा। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। अगर मैं 2 घंटे में ना उठूँ तो दरवाज़ा खटखटा कर उठा देना, ओके? उसने अरीना को ऐसी हिदायत दी जैसे कोई हस्बैंड इतवार को छुट्टी के दिन अपनी बीवी को देता है। उसका ये अंदाज़ अरीना की जान जला गया था। 2 घंटे? अरीना ने पहले उसे देखा, फिर दीवार पर घड़ी पर नज़र डाली जो सुबह के 9:30 बजा रही थी। परेशान मत हो, घर लॉक है और कोई भी आए तुमने दरवाज़ा नहीं खोलना। वो उसकी थकी सुर्ख आंखों में देखते हुए उसका सर थपथपाते हुए डाइनिंग रूम से बाहर निकल गया। उसके जाते ही अरीना सर पकड़कर बैठ गई थी। ये शख्स कायान सादी किसी खतरनाक बर्फाली तोते से कम नहीं था, जो अचानक से सामने आकर तबाही मचा देता है। कहीं ऐसा तो नहीं एक खतरनाक आदमी बाशु दादा को हराने के लिए उसने उससे भी ज़्यादा खतरनाक मनमौजी सिर्फ अपनी चलाने वाले आदमी को इनवाइट करके कोई गलती कर दी हो। गेस्ट रूम एक छोटा सा कमरा था, जिसकी एक साइड पर पहले अरीना का मास्टर बेडरूम और फिर लिटिल परीसा का कमरा था। गेस्ट रूम छोटा ज़रूर था लेकिन बहुत आरामदेह था। बस पिंक कलर का बेड थोड़ा से जनाना सा महसूस हुआ था। ऊपर से बेडशीट भी पीच कलर की थी, जिस पर बड़े बड़े गुलाबी फूल बने हुए थे। ये कायान के मिजाज से हटकर कुछ ज़्यादा ही था। सामने एक छोटी सी लकड़ी की बनी अलमारी, उसके साथ ड्रेसिंग टेबल और एक झूलने वाली लकड़ी की ही आराम चेयर साइड पर रखी हुई थी। कायान ने अपना सफरी बैग खोलकर अपनी चंद शर्ट्स और पैंट्स निकाल कर अलमारी में रखी, बूट्स निकाल कर निचले खाने में रखे, फिर अपनी लोडेड गन निकाल कर बेड की साइड पर रखी। ये माहौल उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अजनबी हो जो इस अमीर औरत अरीना अलवी के घर में ज़बरदस्ती घुस आया हो। वो कभी भी इस घर, इस माहौल में खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर सकता था। अरीना अलवी बला की खूबसूरत स्मार्ट औरत, अपने वक्त की एक काबिल वकील जिसने अपनी तालीम ऑक्सफोर्ड से हासिल की, और आज वो पाकिस्तान की सबसे कम उम्र जज थी जो शायद सोने का निवाला मुंह में लेकर पैदा हुई थी। और वो खुद क्या था उसके मुकाबले में? एक किसान का बेटा।
जिसे फ़ौज में जाने का जुनून था। पहले कमांडो, फिर आईएसआई मारखोर और अब एक मुर्दा आदमी। वो चलता हुआ ड्रेसिंग मिरर के सामने आया और आईने में अपना चेहरा देखने लगा। लंबा वजी चेहरा, चौड़े भिजे हुए जबड़े, घना शेव, चेहरे पर दाएं जानिब एक चाकू का निशान और नाक। उसने अपनी खड़ी मकरूर नाक को छुआ जो 2 बार टूटी थी, फिर सर्जरी करके उसे ठीक किया गया था। वो आईने के सामने से हटा और जमाई लेता हुआ बेड पर लेट गया। लेटते ही उसे अरीना का नर्म और मुलायम वजूद, जिसे वो रात भर उसके जानों पर रखे सोई रही थी, याद आया कि ये बिस्तर भी इस घर की मालकिन की तरह नर्म और मुलायम था। वो एक गहरी सांस लेते हुए सीधा हुआ और छत पर लटके हुए पंखे को घूरने लगा। वो आज तक किसी औरत के साथ नहीं रहा था। अभी भी मैं साथ तो नहीं रह रहा, बस उसके घर में रह रहा हूँ। दोनों में फ़र्क होता है। उसने अपने ही ख्याल की तस्हीह की। वो थका हुआ था, सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके आसाब पर अब अरीना अलवी के बालों की महक सवार होना शुरू हो गई थी। आँखों में वो लम्हा उतर आया जिसमें उसने अरीना को ज़बरदस्ती अपने सीने से लगाया था। उसके नाजुक वजूद की नरमी और सिल्की बालों से उठती महक। कायन ने अपना दिमाग भटकाना शुरू किया। उसे याद था जब वो सिर्फ 19 साल का था और ट्रेनिंग कर रहा था, तब एक कर्नल की बेटी उस पर फिदा हो गई थी। उस वक्त भी उसने इतना ही अनकंफर्टेबल महसूस किया था जितना आज इस बिस्तर पर कर रहा था। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ कि ये घर मेरे सेफ हाउस के लिए एक आइडियल जगह है, जहाँ मैं दिन भर सड़कों पर काम करने के बाद आकर आराम से सो सकता हूँ और फिर से दाज़दम होकर अपने काम पर निकल सकता हूँ। उसने खुद को बावर कराया। और जहाँ रहते हो तुम अरीना अलवी को भी अपनी नज़रों में रख सकते हो। उसका दिल बोल उठा था। कुछ लम्हों बाद उसके हसास कानों में बराबर वाले बेडरूम का दरवाज़ा खुलने फिर बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। यानी अरीना अलवी भी आराम करने अपने कमरे में आ गई थी। वो इस वक्त क्या कर रही होगी? अपनी बेटी को याद करके रो तो नहीं रही? उसकी नम सुर्ख डोरों वाली पुरकशिश आंखें कायान के जहन के पर्दों पर उभरी। उसका दिल चाहा वो उठकर अरीना के कमरे में जाए और उसकी आंखों से बहते तमाम आंसू चुन ले, उसे अपने सीने से लगाकर तसल्ली दे कि कुछ नहीं होगा, वो सब ठीक कर देगा। अस्तग़फिरुल्लाह। वो अपने ख़यालात को झटकते हुए करवट बदल गया। मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ बाशु दादा के लिए आया हूँ। उसे मारना यही मेरा मकसद है और मुझे अपने मकसद से नहीं हटना। वो अपने दिल और दिमाग को सख्ती से टोकता हुआ आंखें बंद कर गया। ठक ठक ठक। वो कब से उसके कमरे का दरवाज़ा बजा रही थी। कायान उठो, 12 बजने वाले हैं। वो उसे उठाने की कोशिश करके तंग आकर दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हुई और सीधा बेड की सिमत आई, जहाँ वो सीधा चिट बेड पर लेटा सोया हुआ था। उसके चेहरे पर बरसों की थकन साफ आया थी। घनी सियाह पलकें उसकी बोलती हुई आंखों को ढांपे हुए थीं। अरीना ने आज तक किसी मर्द की इतनी घनी पलकें नहीं देखी थीं। ये सोता हुआ कितना मासूम सा लगता है, अरीना ने सोचा। कान शादी का हमा वक्त तना हुआ चेहरा उसके इस वक्त रिलैक्स था। वो हल्का सा मुंह खोले किसी छोटे से बच्चे की तरह गहरी नींद सो रहा था। अरीना ने हिचकिचाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। कायान। वो उठने का कहने ही वाली थी कि वो बिजली की तरह लपक कर उसका अपने शाने पर रखा नाजुक हाथ अपनी सख्त गिरफ्त में लेता तेज़ी से बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया। उसने एक लम्हे में अरीना को पुष्ट से घुमाकर अपनी आहिनी गिरफ्त में लिया था। इस वक्त अरीना की गर्दन उसके कब्जे में थी। कायान, ये मैं हूँ अरीना, वो फंसी फंसी आवाज़ में बोली। ऐसा फिर कभी भी नहीं करना, अंडरस्टैंड? वो उसके कान में गुर्राया। छोड़ो मुझे। अरीना ने उसे धक्का दिया तो कायान ने उसकी गर्दन पर थोड़ा सा दबाव और डाला। तुमने खुद कहा था जगाने गया, वो चिल्लाई। उसका दिल अभी तक ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि कायान ने उसकी गर्दन को बहुत ज़ोर से अपने शिकंजे में लिया हुआ था
कि उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाकर जगाने का कहा था। उसने अरीना की गर्दन पर दबाव थोड़ा सा कम किया, मगर अभी भी अरीना की सीधी कलाई और गर्दन उसकी गिरफ्त में थी। वो मुसलसल खुद को उसके शिकंजे से निकालने की कोशिश कर रही थी, मगर मारखोर की गिरफ्त से तो बड़े बड़े पहाड़ नहीं निकल सकते। वो क्या चीज़ थी? फॉर गॉड से कायन, क्या फ़र्क पड़ता है मैं दरवाज़ा बजाकर तुम्हें उठाऊं या अंदर आकर? तुमने कहा था कि मैं तुम्हें जगा दूं, तो मैंने अपना काम किया, तुम्हें जगा दिया। अब छोड़ो मुझसे सांस नहीं ली जा रही। वो बला की खफगी से बोली। उसका सांस भी बोलते हुए फूल रहा था। अगर इस कमरे में मुकम्मल अंधेरा होता तो तुम अब तक ऊपर निकल चुकी होती और ऑनर। शुक्र करो मैं तुम्हें पहचान गया था। कायान ने एहसान जताया। थैंक्स फॉर वार्निंग। मैं नोट बना लूँगी कि आइंदा मुस्तकबिल में कभी भी तुम्हें कोई फेवर नहीं देना है, क्योंकि तुम्हें फेवर देने वाला अपनी जान से जा सकता है। वो तंज़ अंदाज में बोली। कैसा फेवर? कायान ने अबरूज खाकर उसे देखा। मैं इतनी देर तक दरवाज़ा खटखटाकर तुम्हें आवाज़ें देती रही, तुम नहीं उठे। फिर मैंने सोचा क्यों ना अंदर आकर तुम्हारे ऊपर पानी का जग उलट दूँ, लेकिन तुम इतना थके हुए लगे कि मुझे तुम पर तरस आ गया और मैंने। वो बोलते बोलते रुक गई कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मेरी एक बात अपने पल्लू से बांध लोगी और ना? कायान ने संजीदगी से उसका रुख अपनी जानिब किया। कभी भी किसी भी कीमत पर किसी अनजान गैर मर्द के कमरे में मत जाना, वो सख्ती से बोला था। मैं ये बात हमेशा याद रखूँगी। अनीना खुद भी शर्मिंदा थी। गुड गर्ल। वो उसका शर्मिंदा चेहरा देख कर सीधा हुआ और नरमी से पहले उसकी कलाई अपनी गिरफ्त से आज़ाद की, फिर आहिस्तगी से उसकी शफाफ गर्दन पर से अपना बाजू हटाकर उसे सर से पैर तक बगौर देखा। चलो हम एक डील करते हैं। तुम मेरे कमरे से दूर रहना जब तक मैं खुद ना बुलाऊं। इधर का रुख भी मत करना और मैं तुम्हारे कमरे से दूर रहूँगा। थैंक्स अ लॉट। वो आज़ादी पाते ही तेज़ी से पलट कर कमरे से निकलने लगी। मैं कभी भी किसी औरत के साथ नहीं रहा हूँ, इतना नज़दीक तो कभी भी नहीं। कायान की आवाज़ पर वो रुकी और पलट कर उसे देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। अरीना की नज़रें उस पर जम सी गई थीं। वो उसे इस वक्त एक मासूम बच्चे की तरह लगा था। मुझे इस तरह मत देखो योराना, कायान ने थके थके अंदाज से उसे टोका, जिसकी नज़रों के इर्तिकाज से उसके अंदर ख्वाहिशात पैदा होने लगी थीं। मैं पत्थर का बना हुआ नहीं हूँ। वो ठहरे हुए लहजे में बोलता हुआ उसके नज़दीक आया और आहिस्तगी से उसकी नाजुक सफ़ेद कलाई पकड़कर उस पर बने अपने उंगलियों के निशानात को बगौर देखकर सहलाने लगा। सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है, वो नरमी से बोला। मुझे आदत नहीं है तुम्हारे जैसे किसी नाजुक छोटे वजूद को हैंडल करने की। उस खड़ूस को तो शायद माजत करने की भी आदत नहीं थी, ना ही करनी आती थी। ये शायद उसकी तरफ से माजत ही थी। अलीना ने उसे देखा। मैं भी माजत चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारी हिदायत पर अमल नहीं किया और कमरे के अंदर चली आई। आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो सादगी से कहकर फिर जाने के लिए पलटी और दरवाजे के पास पहुंचकर फिर से रुक गई। कायान, अब क्या है जज? उसने अरीना को घूरा। वो क्या मैं आयशा की गाड़ियों से वापस देकर अपनी ले आऊँ? अरीना ने सवाल किया कि अब उसे कल से कोर्ट भी जाना था और वो उधर किसी दूसरे की गाड़ी में कैसे जा सकती थी। नहीं, तुम रहने दो, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मुझे आयशा से मिलना भी है तो ये काम मैं कर लूँगा। वो बेड के किनारे पर बैठकर अपने बूट्स पहनने लगा। क्या तुम्हारे पास तुम्हारी गाड़ी की कोई एक्स्ट्रा चाबी है? अगर आयशा घर पर नहीं हुई तो मैं कम से कम तुम्हारी गाड़ी तो वापस ले आऊँगा, उसने तस्वीर बांधते हुए पूछा। और अगर वो गाड़ी में ही कहीं गई हुई तो? अरीना ने सवाल किया। तो फिर मैं कुछ सोच लूँगा, वो खुड़े हुए लहजे में बोला। तो वो बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। बूट्स पहनने के बाद वो खड़ा हुआ और साइड पर पड़ी अपनी गन उठाकर उसे पीछे कमर के अंदर शर्ट उठाकर उड़सा
और पास पड़े बैग में से एक छोटा तेज़धार चाकू निकालकर उसे खोलकर चेक किया और अपने मोजे के अंदर डाल लिया। अब वो आयशा के घर जाने के लिए तैयार था। सोने से पहले ही वो उसे फ़ोन करके अपनी आमद की इत्तला दे चुका था और अब उसे बहुत एहतियात से घर से निकलना था। उसकी ये गलती उसका सारा कवर ख़राब कर सकती थी। बाहर लिविंग रूम में अरीना हाथ में गाड़ी की चाबी लिए उसका इंतज़ार कर रही थी। डरना मत, मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। वो उसके हाथों से चाबी लेता हुआ निकल गया। वो उस छोटे से दरख्तों और फूलों से ढके घर के बाहर खड़ा था। ये इसकी पार्टनर अहमद अब्बासी शहीद का घर था। वो कायन ने अफसरदगी से घर को देखते हुए आगे बढ़कर इतलाई घंटी बज जाई। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद दरवाज़ा खुल चुका था और सादा से सफ़ेद लिबास में मलबूस, सर पर दुपट्टा लिए बेवकी की चादर में लिपटी 23 साल की आयशा उसके सामने खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम साथी भाई। आयशा ने उसे देखकर सलाम किया और फिर उसके पीछे देखा, जैसे अभी अहमद पीछे से निकलकर उसके सामने आ जाएगा। कैसी हो? कायन उसकी नज़रों को भाग गया था। मैं ठीक हूँ भाई, आप अंदर आए। आयशा ने उसे रास्ता दिया और उसे साथ लिए हुए लिविंग रूम में आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप आज इधर हैं, जिंदा सलामत हैं। आयशा ने नम आँखों से उसे देखा, जो किसी बड़े बुजुर्ग की तरह उसके सर पर हाथ रख रहा था। आप बैठे, मैं चाय लाती हूँ। वो सोफे की तरफ इशारा करती बाहर निकल गई। कायान चारों तरफ नजर दौड़ा रहा था। पूरा घर वैसे का वैसा ही था। आयशा ने अहमद के गुजर जाने के बाद रत्ती बराबर भी तब्दीली नहीं की थी। चाय? आयशा ने उसके आगे कप रखा और ख़ुद अपना कप लेकर वहीं एक सोफे पर बैठ गई। कायान तासुफ से आयशा को देख रहा था। वो सिर्फ 19 साल की थी जब उसकी शादी एक अंडर कोर एजेंट से हुई। उसे तो ये भी पता नहीं होता कि आज उसका शौहर घर वापस कब आएगा भी कि नहीं। एक फ़ौजी की बीवी होना आसान नहीं होता और एजेंट की बीवी होने का हौसला हर सिर्फ नाजुक नहीं रखती। वो अच्छी तरह से जानता था कि आयशा किस कदर जहनी अज़ियत का शिकार रही है। इसीलिए कायन सादी ने आज तक शादी नहीं की थी और ना ही कोई रिलेशनशिप बनाया था कि वो नहीं चाहता था कि कोई लड़की उस अज़ियत से गुजरे जिससे आयशा और आयशा जैसी हज़ारों फ़ौजियों की बीवियां गुजरती हैं। हर लम्हा एक खौफ, अपने जीवन साथी के बिछड़ जाने का डर। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? हमें अपने कमेंट सेक्शन में कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर।